हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? रिसीवेबल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। रिसीवेबल मैनेजमेंट, यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स मेंशन की गई हैं, एक है रिसीवेबल और दूसरी है मैनेजमेंट। रिसीवेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिसीवेबल को मैनेज करने की प्रोसेस को ही रिसीवेबल मैनेजमेंट बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द अकाउंट रिसीवेबल इज कॉल्ड रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ येट टू बी पेड बाय द कस्टमर। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ मनी जिसके लिए आपने क्रेडिट पर सेल किया है उसे हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में द इंटायर प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी, सेटिंग पेमेंट टर्म्स, सेंडिंग पेमेंट फॉलोअप्स, टाइमली कलेक्शन ऑफ ड्यू पेमेंट्स इज डिफाइंड एज रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहती हैं? इसमें हमारी मेजर जो है 4 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट पॉलिसी को डिटरमाइन करना। ठीक है, मतलब कि एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना कि कंपनी जो है क्या क्राइटेरिया फॉलो करेगी क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस करना कि अपने कस्टमर्स की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करना। ठीक है, उसके बाद ये देखना कि पेमेंट टर्म क्या रहेंगी, डिटर्मिनेशन करना पेमेंट टर्म्स की, कि अगर क्रेडिट प्रोवाइड करना है तो कितने टाइम के लिए क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद डिटरमाइन करना कि क्या कलेक्शन प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, कि सपोज कीजिए कोई कस्टमर जो है विद इन द क्रेडिट पीरियड पेमेंट क्लियर नहीं करता है तो उससे पैसा कलेक्ट करने के लिए कंपनी किन प्रोसीजर्स को फॉलो करेगी। ठीक है, और उसके बाद इवेल्युएट करना अपनी क्रेडिट पॉलिसी को कि वो कितनी सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्कोप है रिसीवेबल मैनेजमेंट का। तो आई होप सो कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मीनिंग है, वो आपको समझ में आया होगा कि रिसीवेबल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द रिसीवेबल मैनेजमेंट। एंड मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि था ऑन द टॉपिक मीनिंग एंड मोटिव्स ऑफ रिसीवेबल, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसीवेबल्स को मेंटेन करती है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम समझेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट और मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। और अब हम मूव करते हैं सेकंड जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन रिसीवेबल को मैनेज करना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा है वो क्या लिखा है? इट एंश्योर्स टाइमली कलेक्शन, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रिसीवेबल को मैनेज करेगी तो उससे वो क्या इंश्योर कर सकती है? उससे वो टाइमली कलेक्शन को इंश्योर कर सकती है। टाइमली कलेक्शन किस चीज़ की? टाइमली कलेक्शन ऑफ द मनी फ्रॉम द कस्टमर्स जिसको उसने क्रेडिट पर सेल किया है। ठीक है, और टाइमली कलेक्शन क्या चीज़ हेल्प करेगी? जो हमारी क्रेडिट टर्म्स हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है। उसमें एक कंपोनेंट ये भी था कि पेमेंट टर्म्स को सेट करना। जब ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लियर है कि मैंने जो है 30 डेज़ के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करना है कस्टमर को, और उसने कस्टमर को भी ये बता दिया है कि आप जो क्रेडिट पर गुड्स लेकर जा रहे हो आपने इसकी पेमेंट विद इन 30 डेज़ करनी है, तो इससे क्या होगा? दोनों को, कस्टमर्स को और ऑर्गेनाइजेशन को, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि कब जो है वो अपनी पेमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कस्टमर को पता चल जाएगा कि कब जो है उसे पेमेंट जो है क्लियर करनी है। तो इससे जो है क्या होगा? टाइमली कलेक्शन जो है हो पाएगी ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दी कस्टमर्स। सेकंड क्या है? रिड्यूस्ड बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स अगर वेरी सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो बैड डेट्स जो है हमारे इररिकवरेबल रिसीवेबल्स होते हैं, कि वो रिसीवेबल्स जो अब कंपनी रिकवर नहीं कर सकती वो होते हैं हमारे बैड डेट्स। ठीक है, तो बैड डेट्स को रिड्यूस करने में भी हमारी जो ये प्रोसेस है रिसीवेबल मैनेजमेंट की हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? क्योंकि जो हमारी
स्कोप है रिसीवेबल मैनेजमेंट का वो ये भी है कि यहाँ पर क्रेडिट एनालिसिस की जाती है। क्रेडिट एनालिसिस मतलब कि क्रेडिट वर्थीनेस चेक की जाती है कस्टमर्स की, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करने से पहले, ठीक है। और अगर कंपनी को दिख रहा है कि कोई पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसकी जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है पेमेंट करने के रिगार्डिंग, तो कंपनी क्या कर सकती है, उनको क्रेडिट देने से बच सकती है और इस तरह से उसके जो बैड डेट होने के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल हमें बैड डेट्स की रिडक्शन में भी हेल्प करती है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? थर्ड ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमाइज करना वर्किंग कैपिटल को। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट करेगी रिसीवेबल की, ठीक है, तो उससे जो वर्किंग कैपिटल है वो ऑप्टिमाइज हो सकती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो एक बिजनेस को चाहिए टू रन इट्स डेली एक्टिविटीज़, ठीक है। डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बिजनेस में जो कैपिटल चाहिए होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक कंपनी के अंदर इतने फंड्स हमेशा होने चाहिए कि अगर एकदम से कोई क्रेडिटर उसके पास आता है तो वो उसको पे कर सके। अगर एकदम से डिमांड रेज होती है सपोज कीजिए कंपनी के प्रोडक्ट की, तो वो रॉ मटेरियल जाकर मार्केट में खरीद सके और अपने फिनिश प्रोडक्ट को तैयार कर सके, ठीक है। तो लिक्विडिटी जो है अच्छी होनी चाहिए एक कंपनी की, ठीक है। और लिक्विडिटी अच्छी होने के लिए मतलब कि कंपनी के पास कैश फ्लोज होते रहने चाहिए, रेगुलर कैश फ्लोज होने चाहिए कंपनी में। बट अगर कंपनी का ज़्यादा पैसा रिसीवेबल्स में स्टक हो गया है तो किस तरह से जो है वहाँ पर कैश फ्लोज अच्छे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना वहाँ पर कैश फ्लोज अच्छे, मतलब कि कैश तो है ही नहीं बिजनेस में अगर ज़्यादा पैसा आपका रिसीवेबल्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो इसीलिए रिसीवेबल्स को मैनेज करो। अगर किसी कस्टमर के पास पैसा आपका स्टक हो गया है तो स्ट्रिंजेंट मतलब कि स्ट्रिक्ट कलेक्शन प्रोसीजर्स को फॉलो कर कर उस पैसे को निकलवाओ ताकि आपके बिजनेस की लिक्विडिटी जो है मेंटेन रह सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप्स। हमारा जो ये रिसीवेबल मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये कस्टमर रिलेशंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि जो क्रेडिट एनालिसिस है वो आपको ये तो बताती ही है कि कौन से कस्टमर्स ट्रस्ट वर्थी नहीं है, उसके साथ साथ ये भी बताती है कि कौन से कस्टमर्स ट्रस्ट वर्थी हैं। तो जौन से कस्टमर्स ट्रस्ट वर्थी हैं उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबल टर्म्स में अगर वो क्रेडिट इशू कर दे तो उससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस जो है इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो रिसीवेबल मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो हमें कस्टमर रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है? मॉनिटर क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या होता है? यही रिस्क कि हो सकता है कि हमने जिसको क्रेडिट प्रोवाइड किया है वो हमारा पैसा वापस ना दे पाए, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी हमारे जो हमें हेल्प करते हैं वो क्या है? अगेन द क्रेडिट एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि क्रेडिट एनालिसिस हमें बता देगा कि आप जो है किस कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड करो और किस कस्टमर को क्रेडिट प्रोवाइड करने से बचो। अगर आपको क्रेडिट प्रोवाइड करना है तो कितने टाइम के लिए आपको क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो कस्टमर से आप पेमेंट निकलवा सको, ठीक है। तो क्रेडिट रिस्क को मॉनिटर करने में भी हमारी जो ये रिसीवेबल मैनेजमेंट की प्रोसेस है हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी को भी एनहांस करने में हेल्प करती है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। कॉस्ट जो है कई तरह की हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका पैसा जो है कस्टमर के पास स्टक हो जाता है तो उससे क्या होता है कि कंपनी को जो है कैपिटल कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट, ये तरह की जो कॉस्ट है इनकर होती हैं। अब कलेक्शन कॉस्ट क्या होती है कि कंपनी को जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द कस्टमर, जैसे कि उसे रिमाइंडर्स भेजने पड़ रहे हैं, उसे विजिट करना पड़ रहा है, तो विजिट करने पर जो कॉस्ट आ रही है, उसको रिमाइंडर्स भेजने पर जो कॉस्ट आ रही है, और डिफ़ॉल्ट कॉस्ट की हो सकता है वो पैसा दे ही ना
कंपनी को, वो मना ही कर दे, वो बैंकरप्ट हो जाए, तो उस केस में जो बैड डेट्स होंगे वो कॉस्ट, ठीक है। और अगर हो सकता है कि वो जो पैसा है वो कह रहा है मैं थोड़ा टाइम बाद दूंगा, तो उस टाइम पर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बाहर से फाइनेंस करना पड़ेगा, मतलब कि बाहर से पैसा उठाना पड़ेगा अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के लिए, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट, तो कई तरह की कॉस्ट से बचा जा सकता है अगर रिसीवेबल्स को मैनेज किया जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। प्रॉफिट इंक्रीज सिर्फ सेल्स बढ़ाने से ही नहीं होते, प्रॉफिट इंक्रीज जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस करने से भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रोसेस है रिसीवेबल मैनेजमेंट की, हमें कई तरह की कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, और इसीलिए कहा गया है कि ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करती है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो आई होप सो जो हमारा आज का टॉपिक था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कोई आपको इस टॉपिक में डाउट नहीं रहा है? अगर स्टिल कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. I will try my level best to answer all your queries. Thank you very much for watching this video. Bye bye.